हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआर इंडियन। मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं और आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली है रे ऑप्टिक्स की, है ना। तो आज से इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना। तो आज से ध्यान लगा के पढ़ना, क्योंकि प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे और आगे रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो आ जाओ, लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे, सिलेक्शन की तरफ जा रहे होंगे। तो कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी लाइट वगैरह के बारे में, और हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया था, इमेज ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया था, और प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन के लॉ वगैरह पढ़ लिए थे हमने, ठीक है। ओके, चलो भाई। तो कल लास्ट का जो टॉपिक था हमारा, वो हमारा था एंगल एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्लेन मिरर, ठीक है, एंड रोटेशन प्लेन मिरर। रोटेशन आज देखेंगे, पहले डेविएशन देखो। डेविएशन के बारे में कल देख लिया था आपने कि कितना डेविएट हो गई अपने पाथ से, कितना डेविएट हो गई ये रे। ओके, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं आज। चलो, कल हमने देख लिया था कि सर डेविएशन का मतलब 180 माइनस 2i, है ना। जिस पाथ से जा रही है उससे कितना डेविएट हो गई है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ हम लिख देंगे। उसका हमने ग्राफ भी देख लिया था कल, है ना। बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसका नेगेटिव स्लोप होता है और इस तरीके का ये ग्राफ होता है आपका, ठीक है। चलो, ठीक है सर, हम यहाँ तक की कहानी समझ गए थे। अब आगे देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो, मान लो आपका प्लेन मिरर ऐसे हैं, ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इस प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मल से इंसिडेंस करवाए तो ध्यान रखना, सभी जगह, चाहे वो प्लेन मिरर हो या कर्व मिरर हो, कर्व मतलब कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, जब भी नॉर्मल से रे आएगी तो वो आके वापस उसी पाथ से चली जाती है, क्योंकि नॉर्मल से आने पर एंगल उसका जीरो होता है, तो रिफ्लेक्टिव एंगल भी जीरो होगा। मतलब जिस पाथ से आई थी उस पाथ से ही वापस चली जाती है। इसका मतलब होता है रिट्रेस हो जाती है। तो आपको कहीं पे भी रिट्रेस वर्ड समझ में आए, सुनाई दे, इसका मतलब कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। कर्व सरफेस में आए तो इसका मतलब वो टेंजेंट और रेडियस, तो रेडियस वहां पे नॉर्मल होगा, अभी आगे समझाएंगे हम। तो नॉर्मल, वो जो रेडियस है वही नॉर्मल है, तो उस रेडियस के अलोंग आई है और उसी के अलोंग वापस जा रही होगी। प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल वाली लाइन से आती है तो नॉर्मल वाली से वापस जाती है। ओके, चलो, ये कहानी समझ में आ गई, है ना। तो यहाँ पे आई और आर दोनों जीरो रहेंगे, ध्यान रखना। समझ गए क्या? हाँ सर, ये आई और आर जीरो रहेंगे आपके, ठीक है। समझ गए ना? हाँ सर, समझ गए सर। तो ये चीज आप भूलना मत कि इसमें आई और आर जीरो जीरो रहते हैं। समझ गए ना? और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? इसी कंडीशन को इसी कंडीशन को हम रिट्रेस बोलते हैं। ओके, चलो भाई, चलिए आगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो क्वेश्चन देखो। सबसे पहला पहला क्वेश्चन कि इंसिडेंस इतना हो रहा है, ठीक है सर, इंसिडेंस इतना हो रहा है, तो आप बताइए इसका एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। तो या तो फॉर्मूले से कर लो कि सर डेल इक्वल टू पाई माइनस 2i, और सर यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2i दे रखा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री को पाई/6 बोलते हैं सर, है ना। या सिंपल लैंग्वेज में करो तो सिंपल लैंग्वेज में कर लो कि सर 2 × 30 कर दो, इतना क्यों दिमाग लगाना है, 120, है ना। या फिर इससे भी करोगे तो इससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो 3 में से पाई जाएगा तो 2π/3, 2π/3 को 120 बोलते हैं। कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो तुम्हें डायग्राम से देखना पड़ेगा, ठीक है। कि डायग्राम से मान लो तुम्हारे पास रे आपकी सीधी सीधी जानी चाहिए थी, है ना, लेकिन रे कैसे जा रही है आपकी? रे जा रही है सर ऐसे, है ना। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा हो गया? ये हो गया सर। तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब 120 एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ गए? यस सर। चलिए आगे। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे मान लो 2 बार आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दोनों बार डेविएट होगी।
तो दोनों बार कुछ ना कुछ एंगल आएगा। तो ध्यान रखना, यदि क्लॉकवाइज है तो ऐड कर देना, एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐड कर देना, अपोजिट है तो माइनस कर देना। मान लो क्लॉकवाइज घूमी, कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तो प्लस माइनस होएगा वहां पे। ओवरऑल जो जो वैल्यू पॉजिटिव होगी, ज्यादा वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको पास डायग्राम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है कि ये मान लीजिए ये ऐसे जा रही थी तो इतना डेविएट हो गई है, पहले के कंपैरिजन में इतना डेविएट हो गई, ये इतना डेविएशन आया इसमें। और जब ये ऐसे सीधी जा रही थी तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हुआ होगा इसका, है ना, तो यहाँ पे वापस सीधी जा रही थी वो, लेकिन गई कैसे, ऐसे चली गई, इसका मतलब इतना डेविएट हो गई वो, समझ गए, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो फर्स्ट ये था, फर्स्ट आपका ये था और सेकंड ऊपर वाला, समझ गए, दोनों डेविएशन दिख रहे हैं। अब दोनों क्या है, ये भी क्या है, ये देखो ये क्लॉकवाइज है और वो भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों की वजह से आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, समझ गए। इसका डेविएशन ये आया, उसका डेविएशन ये आया, दोनों क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज है, तो जो डेल नेट आएगा ना वो क्या आएगा आपका, डेल वन प्लस डेल टू। ओके, समझ गए, अरे समझ गए क्या, हाँ सर समझ गए, सर समझ गए कि आपको टोटल करना है। ओके, तो आप टोटल करोगे, ध्यान रखना। तो ये भी यहाँ पे क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है। ओके, ठीक है, हाँ सर समझ गए सर, ये दोनों क्लॉकवाइज थे इसलिए ऐड हो रहे थे। चलो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे यहाँ पे दोनों मिरर के बीच में, दो मिरर है यहाँ पे, दोनों मिरर के बीच में 50 डिग्री दे रखा है एंगल, और वो पूछा है नेट डेविएशन। तो नेट डेविएशन पूछा है वो आपसे, नेट डेविएशन पूछा है, तो मान लो ये एकदम सीधा जाना चाहिए थी और ये इधर गई होगी, है ना, तो सर ये 30, तो ये भी 30, तो सर ये 120 आ गया होगा, है ना, तो ये 120 आ गया आपका एक, तो ठीक है। अब यहाँ पे 30 है तो ये एंगल कितना हुआ, सर ये एंगल हो गया आपका, ये पूरा पूरा 90 होता है आपका नॉर्मल से, तो नॉर्मल 90 में से 30 माइनस कर दो, सर ये 60 डिग्री आ रहा है, ये है ना, ये 60 डिग्री बन रहा है अपना ये एंगल, तो ये 60 है, ये 50 है, इसका मतलब ये यहाँ पे कितना बना होगा, ये यहाँ पे बना होगा सर ये 60 और ये 50, तो ये 110 हो गए, तो ऊपर वाला बनना होगा सर 70, ये 70 बना होगा, तो ऊपर वाले के लिए आप नॉर्मल बनाओ, तो नॉर्मल बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे, है ना, तो नॉर्मल बन गया आपका, तो फिर वापस इससे जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जाएगी, हाँ, तो जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे चली गई है। तो एंगल कितना था यहाँ पे, आने वाला एंगल कितना था यहाँ पे, इंसिडेंस एंगल कितना था सर 20, टोटल तो 90 होता है, तो इधर कितना बचा सर 20, तो इधर कितना बचा होगा आपका, इधर भी 20 सर, है ना, ठीक है। तो एकदम सीधा जाना चाहिए था ये, अरे ये इसका पाथ कैसा होना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था इसको, है ना, तो सीधा जाना चाहिए था, तो इसका पाथ कैसा होता, ऐसा, लेकिन ये तो इधर हो गई, ये तो इधर घूम गई, इसका मतलब ये कितना घूम गई, इसका मतलब ये डेल्टा थीटा है आपका, ठीक है, तो डेल्टा थीटा थीटा टू है, डेल्टा टू, तो डेल्टा टू कितना आ जाएगा, देखो ये वही 180 माइनस टू आई कर दो यहाँ पे भी, तो 180 माइनस टू आई, टू और 20 है आई अपने यहाँ पे, सेकेंड रिफ्लेक्शन में आई टू कितना है 20, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 20 40, तो ये 180 माइनस 40, तो कितना आ गया 140। अब ये 140 भी क्या है, क्लॉकवाइज है, और ये भी क्या था, क्लॉकवाइज था, तो डेल नेट कितना आ जाएगा, सर डेल नेट आ जाएगा डेल वन प्लस डेल टू, ठीक है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे डेल वन और डेल टू, ठीक है, तो डेल वन डेल टू की वैल्यूज रख दो, सर दोनों क्लॉकवाइज है, दोनों को एक डायरेक्शन मान लो, आप डायरेक्शन आप कोई सी भी मान लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान सकते हो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान सकते हो, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेना। तो दोनों क्लॉकवाइज है यहाँ पे, तो सर सीधा सीधा जोड़ दो, तो पहला तो 120 और दूसरा 140, दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए जोड़ दिया हमने, अपोजिट में होते तो वो कर लेते हम, तो ये आ गया 260, ठीक है, सर इतना क्लॉकवाइज में घूम गया ये डेल नेट आ गया आपका,
ओके, अब आपने इतनी मेहनत की, आपने इतनी मेहनत की, तो आपने इतनी मेहनत की, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बनती है, ठीक है। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट, ऐसे तो आप कॉन्सेप्ट वाइज कर सकते हो। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बनती है कि आप है ना 360 में से जो दोनों मिरर के बीच का एंगल था ना उसको माइनस कर दो, लेकिन उसका डबल करके। तो देखो अभी करते हैं। अब ये शॉर्ट ट्रिक कहां से बनी, पहले उसका कॉन्सेप्ट देखो। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ इस डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। कि ये 360 में से सर इन दोनों मिरर के बीच का एंगल जो थीटा है उसका डबल कर देते हैं, और उसको डबल को 360 में से माइनस करें तो क्या डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी डेल्टा नेट की। हाँ, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। कैसे, समझो। इधर आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया कि आपकी रे इधर से आई, ठीक है, और इधर गई तो अल्फा एंगल पे आई थी। नॉर्मल से कितना था, अल्फा, तो इधर वाला भी एंगल अल्फा है ना। तो डेल नेट आपका ये आ रहा था। हाँ सर, डेल नेट ये आ रहा था। ये आपका अल्फा है ना, ये भी अल्फा है। तो ये कितना बचा आपका, सर ये 90 माइनस, ये टोटल आपका 90 होता है यहाँ पे, तो सर ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा बचा आपका, है ना। ठीक है, मान लो ये आगे गई और इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, ठीक है, गई। उसके बाद में आप यहाँ पे मान लो बीटा, तो इधर भी आर भी आपका क्या होगा, बीटा होगा, है ना, क्योंकि ये भी बीटा और ये भी बीटा, आई बराबर आर वापस, है ना। तो ये वापस नॉर्मल 90 बनाता है। तो पहले वाले की तरह ये कितना हुआ होगा, 90 माइनस बीटा। जैसे ये 90 माइनस अल्फा हुआ था ना, वैसे 90 माइनस बीटा, है ना। तो अब आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा एक यहाँ पे ऐसे, है ना। तो इस ट्राइंगल में देखो आप, तो तीनों एंगल की वैल्यू सम होनी चाहिए, तीनों एंगल की वैल्यू 180 होनी चाहिए। हाँ, तो थीटा प्लस 90 माइनस 90 माइनस बीटा और 90 प्लस 90 माइनस अल्फा, इन तीनों की वैल्यू 180 होनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये बन गई। हाँ सर सही बात है। तो इस ट्राइंगल में लेंगे हम एबीसी में कि 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस 90 माइनस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, ट्राइंगल की, ठीक है। एक एक एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेते हैं, है ना। तो मान लो ये डेल्टा है, डेल्टा नेट को क्या लिखोगे आप, सर 180 माइनस 2 अल्फा, ये तो लिखते हो पहले मिरर के रिफ्लेक्शन से। सर डेल नेट 180 माइनस 2 अल्फा, और सेकंड मिरर के लिए, इसके लिए, सर इसके लिए भी यही लिखेंगे हम। इधर चली गई ये रे आपकी, है ना, इधर से इधर, तो ये आपका जो डेल था ये, है ना, इसके लिए क्या लिखोगे, सर वही 180 माइनस टू बीटा। सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए बीटा है आपका एंगल आई, तो इसको इसके लिए क्या लिखोगे, सर 180 माइनस 2 बीटा। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो आप देखो डेल नेट लिख पाओगे ऐसे। हाँ सर, डेल नेट लिख देंगे। तो डेल नेट क्या है आपका, सर दोनों को ऐड करें हम तो 180 180 360, और अल्फा 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 बीटा, तो 2 कॉमन ले लो तो माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, है ना। हाँ सर, डेल नेट, तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब यहां से समझो आगे, एक इक्वेशन तो ये आ गई डेल की वजह से, और एक इक्वेशन आ गई हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि भाई एंगल्स का सम, एक एंगल था, ये सेकंड एंगल था, ये थर्ड एंगल था, है ना। तो तीनों का सम 180 होना चाहिए, और हो गया। अब देखो 90 90 180 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा उधर जाएगा तो थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं इससे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा होगा, है ना। तो ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हो, अरे हाँ सर, अल्फा प्लस बीटा को थीटा लिख सकते हैं, है ना। हाँ, तो ध्यान रखना इस अल्फा प्लस बीटा की जगह ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाए हम, तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह इसकी जगह क्या रख देंगे हम, थीटा रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हम लिख सकते हैं कि डेल नेट इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। तो थीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो दोनों रिफ्लेक्शन के इंसिडेंट का सम थीटा के बराबर होता है, अब याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो याद रखना आपको, डेल नेट होता है। और ये भी ध्यान रखना कि जो दोनों मिरर के बीच का एंगल होता है ना थीटा आपका, वो अल्फा प्लस बीटा का सम के बराबर होता है। मतलब दोनों रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंस एंगल है उनका सम आपके मिरर के बीच में, मतलब मिरर के बीच में एंगल कितना है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलो ठीक है सर। तो सर वो पहले वाला क्वेश्चन वापस कर सकते हैं क्या हम, जिसमें इतनी मेहनत किए थे? हाँ कर सकते हो। देखो ये देखो, ये आपका पहले वाला क्वेश्चन था, और इसमें अभी आप उस शॉर्ट ट्रिक से करो, क्योंकि वो इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है ना, इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसका डेल नेट? हाँ, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो उसका डेल नेट। कैसे? 360 माइनस 2 थीटा। और थीटा क्या है सर? थीटा एंगल है दोनों मिरर के बीच का। M1 और M2 मिरर है, उनके बीच का एंगल है सर। समझे? यस सर, हम समझ गए सर। तो डेल नेट किधर आएगा बताओ? 360, 360 माइनस 2 थीटा। थीटा कितना है? 50 डिग्री। तो सर 360 माइनस 250, इसका डबल 100 हो गया। 100 को माइनस करोगे तो 260। याद करो उसमें भी क्या ऐसा ही आता था। और डायरेक्शन आप रे के अकॉर्डिंग देख लो, रे किधर घूम रही है, ऐसे फिर ऐसे, मतलब दोनों में क्लॉकवाइज घूम रही है। समझ गए? यस सर, यस सर, समझ गए सर ये चीज। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक भी याद रखना। बाकी हमें कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जेई में कि उनमें हमें बेसिक से जाना पड़ता है, तो आपको बेसिक पता होगा तो आप चाहोगे। ओके, चलो वेल एंड गुड, आगे कर लेना। इसमें बताओ 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 फटाफट से। दो 90 पे हैं, है ना, तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा दो यहाँ पे। शॉर्ट ट्रिक से कैसे सर? 360 माइनस 2 थीटा। तो थीटा कितना है? दोनों मिरर के बीच का एंगल होता था सर। थीटा तो सर यहाँ पे 90 दिख रहा है, तो 90 कर दो भाई। 360 माइनस 2 थीटा 90 है, तो 90 का डबल 180, तो 360 माइनस 180। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 180 डिग्री हो गया। और कैसा? क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब जब भी 180 डिग्री आए तो ध्यान रखना आई और आर दोनों के दोनों कैसी होगी? आई पैरेलल आर होगी। 180 पे हो गई ना? समझ गए? 180 पे हो गई तो ध्यान रखना ये दोनों की दोनों रेज पैरेलल हो जाएगी आपकी। इनफाइनाइट चाह रही थी, इनफाइनाइट की तरफ ही चली जाएगी, ऐसे बोल सकते हो, मतलब पैरेलल है तो। ठीक है, तो पैरेलल हो जाएगी इंसिडेंस रे और पैरेलल ये। तो ऐसा भी बोल सकता है वो कि बताओ इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे दो मिरर के लिए पैरेलल हो जाए तो वो मिरर कितने एंगल पे रखें हम? समझे? हाँ, ओके, और दो ही मिरर देगा वो। तो आप ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल पे रखोगे दोनों मिरर को, तो जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे वापस जा रही होगी, मतलब पैरेलल जा रही होगी। ओके, करके देख लेना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास। एक टू मिरर आर इंक्लाइन एट एंगल थीटा, देन इन दिस फिगर light ray incidence parallel to one mirror, and the ray will start retrace its path after third reflection. अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि ये रिट्रेस स्टार्ट हो जाती है कब? थर्ड रिफ्लेक्शन से। समझ गए? कई बार ऐसे भी हो जाता है कि बताओ इंसिडेंस एंगल है ना, इंसिडेंस क्या होगा कि सेकंड एंगल से ही रिफ्लेक्ट मतलब रिट्रेस होना स्टार्ट हो जाए। अब रिट्रेस की कहानी मैंने आपको बताया है। रिट्रेस कब होता है? रिट्रेस कब होता है भाई? तब ध्यान रखना जब प्लेन मिरर हो और उस प्लेन मिरर पे जो रे हैं वो उसके नॉर्मल से आए, है ना। नॉर्मल से आए मतलब आई बराबर आर बराबर 0, तो वो जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी। सीधी आई सीधी वापस चलेगी। लेकिन हुआ कब? नॉर्मल पे, मतलब सरफेस से कैसे? 90 डिग्री हो। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, वो बोल रहा है कि पहले वाले प्लेन मिरर के है ना पैरेलल आ रही है, मतलब से किसी भी एक मिरर का पैरेलल भेज दो, दूसरे के अबाउट देखना है तुम्हें। ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए मैं ऐसे पैरेलल भेजता हूँ इसको, ऐसे रे आई ऐसे, तो ये इस मिरर पे आ रही है, इस मिरर के कंपैरिजन में,
तो M2 के पैरेलल ही हुई ना, वो तो खुद बोल ही रहा है कि पैरेलल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए देखो यहाँ पे नीचे जगह है, इसमें करते हैं हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक मिरर बनाया हमने इस तरीके से, और दूसरा ऐसे मिरर बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिश सरफेस है इसकी, और फिर हमने रे इंसिडेंस करवाई इस पे, इसी के पैरेलल, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे पैरेलल रिप्लेस करवाई, ठीक है। इसके बाद में इसका इधर गई होगी ये रे, हाँ, तो सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ होगा। फिर इसके बाद में ये वापस भी आनी चाहिए। अब देखो ये वापस इधर चली गई तो ये वापस कभी आएगी ही नहीं। अरे मान लो ये रे इधर चली गई है ना, तो ये थोड़ी आएगी वापस, नहीं आएगी। तो इसका थर्ड रिफ्लेक्शन भी करवाना है, इसका मतलब ये वापस किसी दूसरे फर्स्ट मिरर पे आ रही होगी, थोड़ी तो तब भी तो रिफ्लेक्शन हो सकता है भाई। M1 पे आई, M2 पे गई, सेकंड हुआ, फिर M3 पे M1 पे वापस गई होगी, थर्ड, तभी तो थर्ड रिफ्लेक्शन होगा। वो बोला है ना वहां पे, देखो ध्यान से, वो बोला है कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद में रिट्रेस हो जाती है। ये दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर, दिख रहा है सर। ये आप ब्लर कर रहे हो तो इससे और भी नहीं दिख रहा, मैं वैसे दिख रहा था वो, ठीक है। चलो तो अब देखो, इसके बाद में क्या हुआ होगा इसका, कि ये थर्ड टाइम रिफ्लेक्ट होगी इधर से, तो ये इस पे गई होगी, ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद में ये इस तरीके से ही गई होगी, इधर से आई थी ना ये, अरे इधर से आई थी ना ये, हाँ सर, इधर से आई थी, इधर गई थी, और फिर इधर गई थी। अब यहाँ पे 90 पे गई होगी, यहाँ से रिट्रेस करवाना है ना, इसका रिट्रेस करवाना का मतलब है इस सरफेस पे ऐसे ही, ऐसी जानी चाहिए। इसका मतलब इस पे 90 पे आई है, मतलब नॉर्मल से आई है, तभी तो आई बराबर आर बराबर 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे 90 पे आई होगी, तभी ये रिट्रेस हो सकती है। रिट्रेस होगी तो वापस चली जाएगी, वापस गई होगी तो फिर इधर से वापस चली जाएगी, ठीक है। अब एक कहानी तुम्हें ये बोल दिया है स्टार्टिंग में कि दोनों मिरर के बीच में थीटा एंगल है और ये पहले के पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब देखो, यहाँ पे मैंने ऊपर वाले डायग्राम में पैरेलल लाइन बनाई है, इंसिडेंस, ये इंसिडेंस हो रही है ना आपकी, तो ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये थीटा एंगल है, तो क्या ये भी थीटा होगा, है ना। और आपको मैंने कल प्रॉपर्टी बताई थी प्लेन मिरर में कि याद रखना, आपका नॉर्मल ये है और इससे एंगल आई इधर बनता है, तो आर इधर बनता है, तो वो आई बराबर आर होता है आपका, ये भी आई होगा, ये भी आई होगा, है ना। तो इधर वाला एंगल थीटा होता है ना, तो इधर वाला एंगल भी थीटा ही होता है। 90 माइनस माइनस करते हैं तो 90 माइनस आई करोगे तो इधर भी 90 माइनस आई करोगे, है ना। तो ये थीटा थीटा इक्वल होते हैं आपके, है ना। तो ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब आपका ये इधर थीटा थीटा एंगल है यहाँ पे, इसका मतलब इधर की साइड जो जाएगा ना फिर इधर बनेगा एंगल, वो भी थीटा ही होगा। समझ गए, है ना। हाँ सर, तो वो एंगल भी आपका थीटा होगा। तो इस एंगल पे इधर देखो कि यहाँ पे ये एंगल थीटा था, क्योंकि मिरर के बीच का एंगल थीटा था, तो ये भी थीटा होगा, तो इधर वाला एंगल भी वापस थीटा ही होगा। ओके, तो आपको ये तो पता चल गया भाई, हाँ ये थीटा एंगल होता है, ये भी थीटा एंगल होता है। रिट्रेस का मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये ऐसे आएगी वापस जाएगी, ओके। चलो, अब देखो इसके अंदर एक चीज देखना कि आप मेरे को ये बता सकते हो, ये थीटा है, ये 90, ये इधर वाला एंगल थीटा है, दिख रहा है ना, ये वाला थीटा एंगल है, और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? अरे सर एक 90 है एक थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा, है ना। हाँ सर, ये 90 माइनस थीटा होगा आपका, ठीक है भाई, 90 माइनस थीटा होगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तुम देखोगे तो तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ना एक, कैसे, ये लो सर, थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसमें ऐसा नहीं दिखेगा, देखो
आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो ना, ऐसे। हाँ सर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल, ये इक्वल होने चाहिए। हाँ सर, तो ये कितने कितने होने चाहिए सर? ये टोटल है आपका, ये थीटा है, तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो आप देखो तो ये जेड में दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एंगल, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बताओ? क्या मैं इसको थीटा लिख सकता हूं? सोचो क्यों इसको मैंने थीटा लिखा, इसको मैंने थीटा लिखा और इसको भी मैंने थीटा लिखा। आई बराबर आर है सर इसलिए। और इसको थीटा क्यों लिखा मैं, ये बताओ तुम। तो तुम सोचोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें। सर कैसे, हम नहीं सोच पा रहे? अरे तुम देखो इधर 90 माइनस थीटा है ना, और ये आपका ये है और ये नॉर्मल आपका, तो नॉर्मल और इसके बीच में तो 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला? हाँ सर, ट्राइंगल दिख रहा है। तो आप क्या करोगे सर, थीटा प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो आप लिखोगे सर 3 थीटा इक्वल टू, ये उधर गया तो 90 हुआ, 90 का इसका मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका ऑप्शन में आंसर होगा। ऐसे करना था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, बट इस तरीके से करना था। ओके चलो भाई। हाँ सर समझ गए सर, समझ गए ना किस तरीके से मैंने ये एंगल थीटा माना तो ये थीटा माना, ये थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ आपका। इसके बाद में यहाँ पे गया, ये रिट्रेस हुआ, हमें पता चला ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। इधर वाला एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, तो इसका मतलब ये थीटा हुआ, और ये थीटा तो ये थीटा, क्योंकि नॉर्मल से आई बराबर आर। फिर एक ट्राइंगल लिया हमने जिसमें तीनों को देखा, 2 थीटा प्लस 90 को 180 रखा, तब जाके थीटा की वैल्यू 30 आई। समझे? ओके सर, समझ गए सर। चलो आगे चलिए। अब आता है रोटेटिंग ऑफ द प्लेन मिरर। अब मान लो आपका ये प्लेन है, ये प्लेन मिरर है, और ये आपका नॉर्मल है, ऐसे दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये मान लो प्लेन आपका थीटा एंगल रोटेट हो, तो नॉर्मल कितना हुआ सर? नॉर्मल भी थीटा एंगल रोटेट हो गया। समझ गए? हाँ सर। यदि आपका सरफेस जितना रोटेट होता है उतना नॉर्मल रोटेट होता है ना। तो जितना एंगल तो ये तो तुम समझ गए। तो उसमें ना जब आपका मिरर रोटेट होता है तो इंसिडेंस रे भी तो चेंज होगी, क्योंकि उससे एंगल चेंज हो जाएगा, थीटा एंगल। अरे आप खुद सोचो, आप ऐसे ना सोचो, तो इस तरीके से सोचो भाई। एक नॉर्मल प्लेन था आपका, ठीक है, प्लेन मिरर था, इस पे इंसिडेंस हो रही थी एक लाइट, तो वापस रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने रिफ्लेक्ट ऐसे रोटेट करवा दिया। कितना सर? थीटा एंगल जो हॉरिजॉन्टल से था, तो थीटा एंगल रोटेट करवाया मैंने। रोटेट करवाया तो आपका नॉर्मल पहले तो इधर था, अब किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा सर, है ना। तो नॉर्मल इधर हो गया, मतलब इधर हो गया, मान लो ये रही है बीच में से, है ना। तो अब रे अभी भी क्या रिट्रेस होगी? नहीं, अब तो नॉर्मल से कुछ एंगल बन गया उसका। रे तो अभी भी उसी जगह से आ रही है आपकी, ठीक है, बट अब है ना रे वापस नहीं जाएगी उसी पाथ से। अब वो जितना एंगल रोटेट हुआ है ना, उतने एंगल पे रे जा रही होगी। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बाकी नहीं तो वैसे समझते रह जाओगे तुम, ठीक है। मतलब सर एक बार वापस समझाओ क्या हुआ। अरे इस वाले केस में क्या हो रहा था, जब आपकी रे आ रही थी ऐसे, तो आपकी रे वापस जा रही थी इसी केस से वापस, ठीक है, जैसे आई वैसे वापस चली गई। अब दूसरे वाले केस में क्या हुआ, आपने क्या किया, मिरर को ऐसे रोटेट कर दिया,
प्लेन मिरर को थीटा एंगल रोटेट कर दिया आपने। जैसे ही थीटा एंगल रोटेट किया, अब इंसिडेंस रे तो वैसे आ रही थी नॉर्मल से ही, लेकिन नॉर्मल अब है ही नहीं उस जगह, नॉर्मल भी तो थीटा एंगल रोटेट हो गया। हाँ सर, तो आपका नॉर्मल जो है ना, ये देखो नॉर्मल यहाँ पे है, ये नॉर्मल अब इधर आ गया होगा आपका, वो थीटा एंगल रोटेट हो गया, वो भी मिरर रोटेट हुआ तो नॉर्मल भी आपका रोटेट हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब अब नॉर्मल से, नॉर्मल कितना रोटेट हुआ होगा सर, थीटा एंगल, तो इसका मतलब अब इंसिडेंस रे नॉर्मल से थीटा एंगल दूर हो गई, तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी तो थीटा एंगल दूर से जा रही होगी वापस, है ना, तो वो भी थीटा एंगल से दूर जा रही होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जब जब मिरर थीटा एंगल से रोटेट होता है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से रोटेट होती है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? यदि आपकी रे अपनी जगह ही है और मिरर रोटेट हो रहा है, जितने एंगल से मिरर रोटेट होता है उतने एंगल से आपकी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होती है। ओके, यस सर, ठीक है, चलो, मतलब रिफ्लेक्टेड रे तो नहीं, थीटा थीटा एंगल हो गया ना, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से हो गई है? अरे थीटा, वो थीटा से तो दूर हो ही गया था नॉर्मल, है ना, नॉर्मल भी थीटा से रोटेट होता है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल के और उसके पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे कहां पे थी, देखो यहाँ पे थी, और अब किधर जा रही है, अब इधर जा रही है, और कितना हो गया, 2 थीटा हो गया सर। अब रिफ्लेक्टेड रे आपकी इधर से जा रही है आर डैश, ऐसे मान लो, पहले ऐसे जा रही थी और अब ऐसे जा रही है, मतलब इंसिडेंस तो अभी भी उसी जगह है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से जा रही है। देखो यहाँ पे दोनों एंगल है ना, तो ध्यान रखना ये 2 थीटा से जाती है। समझ गए? मतलब आपकी इंसिडेंस रे वहीं रहे और आपका जो मिरर है वो थीटा एंगल से रोटेट हो, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से होती है, ध्यान रखना। और अभी एक केस और आएगा जिसमें है ना इंसिडेंस रे थीटा एंगल से रोटेट होती है, तो वो उसके अपोजिट साइड में रोटेट होती है और सेम एंगल से होती है। अभी मैं बताता हूँ किसमें, इस वाले केस में। अब इस वाले केस में क्या है, जितने एंगल मान लो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल आपका आई था, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी आपका आई था। ठीक है, मान लो इंसिडेंस रे को आप थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, अब अब इंसिडेंस एंगल कितना हो गया आपका सर, आई प्लस थीटा हो गया, इधर आई प्लस थीटा हो गया होगा ना, तो उतने से रिफ्लेक्टेड होगा, रिफ्लेक्टेड भी कितना होगा, उतना ही होगा, है ना। तो पहले रिफ्लेक्टेड एंगल कितना एंगल बना रहा था हमारा, आई एंगल बना रहा था सर, अब कितना बनाएगा सर, वो जैसे वो थीटा एंगल इधर हुई तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रहती वो भी थोड़ी ऐसे होगी, है ना, पहले दोनों पास पास में आ रही थी, है ना, नॉर्मल बीच में था, आई इधर था, आई बराबर आर था, जैसे इंसिडेंस इधर रोटेट हुई तो वो क्या होगी, उतना एंगल बनाएगी नॉर्मल से, तो वो भी उतना हो जाएगी। तो अब लेकिन देखो इसका सेंस देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो वो क्लॉकवाइज घूम रही है, देखो इधर, है ना, ये ये क्लॉकवाइज घूमेगी। तो जब रे की बात आती है ना कि रे थीटा घूमती है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा घूमती है लेकिन अपोजिट साइड में, और जब मिरर घूमता है, जब मिरर घूमता है तो इंसिडेंस तो अपनी जगह रहती है, रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से घूमती है। तो ध्यान रखना, प्लेन मिरर घूमे, प्लेन मिरर थीटा से घूम रहा है तो रे 2 थीटा से घूमेगी। ठीक है, और यदि इंसिडेंस रे थीटा से घूमी है तो रिफ्लेक्टेड रे किससे घूमेगी सर, थीटा से घूमेगी, लेकिन ये पॉजिटिव में घूमेगी तो ये नेगेटिव में, अपोजिट डायरेक्शन होती है। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप अपने हिसाब से ले लो। समझ गए? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ गए सर, इसका क्वेश्चन कराऊं सर। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंस रे 5 डिग्री से घूम रही है और नॉर्मल 10 डिग्री से घूम रहा है। अब इसको क्वेश्चन को ढंग से करो कि टोटल टर्न कितना लिया रिफ्लेक्टेड रे ने, कितना टोटल एंगल रिफ्लेक्ट हुई होगी, ठीक है, कितना एंगल टर्न हुई होगी। तो देखो पहले हम अलग अलग कर लो दोनों से, अलग अलग कैसे सर, मिरर से देखो, पहले तो मिरर से देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो रे हैं ऐसे ऐसे, मतलब ये कितना घूम गया मिरर आपका,
सर 10 डिग्री। तो आपकी जो रे हैं, जो रे हैं वो रे इंसिडेंस ऐसे हो रही होगी, है ना। मान लो पहले 60 डिग्री पे ही थी, पहले 60 पे ही थी, तो अभी 60 से, तो वो रे कितने से घूमी होगी सर 60 और 2 डिग्री और, मतलब उसके डबल से घूमी होगी ना, है ना। तो सर पहले 60 पे जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन अभी जा रही होगी ऐसे एक्चुअल में, और वो भी कितना सर थीटा, मतलब 2 थीटा घूम गई होगी वो पहले से, समझे, पहले से 2 थीटा मतलब 10 डिग्री से 20 डिग्री, 20 डिग्री और घूम गई होगी सर वो। और ये 20 डिग्री कैसे सर, क्लॉकवाइज, जिधर मिरर घूमता है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे घूमती है आपकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एक केस हो गया आपका कि सर रे पहले 60 पे जा रही थी, अब है ना 20 डिग्री ज्यादा जाएगी, क्योंकि इसके डबल से घूमती है ये, मिरर के डबल से घूमती है। अच्छा, ये जो 20 डिग्री क्लॉकवाइज, अब मैं रे को घुमाता हूं, इसको यहीं रखता हूं, सर रे मेरी क्या हुई 5 डिग्री इधर घूम गई, ये 60 पे था, तो ये 5 डिग्री ऐसे घूम गई मेरी रे, तो मेरी रे अब ऐसे जाने लग गई, 5 डिग्री इतना घुमा, तो मेरी रे कैसे जाएगी सर, वो भी रे 5 डिग्री घूम जाएगी, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज घुमा है ना, तो वो कैसे घूमेगी, रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूमेगी सर 5 डिग्री घूम जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। मतलब पहले ऐसे जा रही थी ना 60 डिग्री पे, अब कितने पे जा रही है, अब एक तरह से कितने पे जा रही है, अरे ये कितने पे जा रही है एक तरह से, ये सर 55 पे जा रही है अब, तो इधर से भी अब 55 ही बन रहा होगा आपका, पहले 60 बन रहा था आपका, इसका मतलब 5 डिग्री इधर घूम गई आपकी। तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल रोटेशन देके हम रिफ्लेक्टेड रे का टोटल रोटेशन देके, तो 20 डिग्री तो क्लॉकवाइज था और 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था, 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था, तो इसका मतलब ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा सर 15 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा ये, समझ गए ना। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो, तो ओवरऑल डायरेक्शन किस में आएगी, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर किस में है 20 क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा होगा। तो ओवरऑल कितना घूम गई वो सर 15 डिग्री घूम गई ओवरऑल, समझ गए। हाँ सर, चलो ध्यान रखना, समझ गए क्या, इसका शॉर्ट मेथड बताऊं क्या, हाँ सर शॉर्ट मेथड बता दो, ये लाइनें वाइनें खींचने से बेस्ट तो शॉर्ट मेथड देखना है आपको। तो देखो सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना, सिंपल, कि मिरर कितना घुमा, मिरर कितना घुमा सर 10 डिग्री, तो 10 का डबल घूमेगी रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो डबल घूमेगी, जैसे ये कितना घूमी थी क्लॉकवाइज ना, हाँ ये डायग्राम दे रखा है, तो ये क्लॉकवाइज, तो वो भी 20 डिग्री घूम जाएगी क्लॉकवाइज। फिर बात आती है रे की, है ना, कि इंसिडेंस, इंसिडेंस रे कितने पे घूमेगी सर 5 डिग्री, 5 डिग्री घूमिए क्लॉकवाइज, तो वो कितना घूमेगी सेम बट उल्टा, तो वो कितना घूमेगी सर 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर लिख दो फटाक से, तो आंसर लिख देंगे सर 15 एंड क्लॉकवाइज आंसर। मिरर का पता है ना भाई, मिरर घूमता है उसका डबल घूमती है, और रे घूमती है उसका उतना ही घूमती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है, तो शॉर्ट आंसर, समझ गए। हाँ सर, आ जाओ। सन रेज आर इंसिडेंस एट 24 डिग्री with horizon, how can they are directed parallel to the horizon using a plane mirror। अच्छा, तो देखो सन रेज का, अब देखो इसमें ध्यान से समझना, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो वो लैंग्वेज समझो तुम। क्वेश्चन लैंग्वेज ये बोल रहा है कि वो इंसिडेंस होता है 24 डिग्री से, 24 डिग्री से होता है, ठीक है, ओरिजिन के साथ, ठीक है, मतलब सरफेस के साथ,
और दे हाउ कैन डायरेक्ट पैरेलल टू द ओरिजिन। मतलब वो जो 20 डिग्री हो रहा है ना उसके ओरिजिन के, तो वो मिरर को, प्लेन मिरर की सहायता से कितना उसको घुमाए मिरर को कि वो उसके पैरेलल हो जाए। या तो ऐसे घुमाओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो कि वो ऐसे पैरेलल हो जाए। आपका हॉरिजॉन्टल होगा ना आपका, तो हॉरिजॉन्टल के जो सनलाइट आ रही है वो हॉरिजॉन्टल जानी चाहिए। कि प्लेन मिरर को कैसे घुमाया, चलो अच्छा। तो देखो यहाँ पे मैं दो डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, फटाक से बनाओ इस तरीके से, ठीक है। ये हॉरिजन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच दी आपके लिए। अब इसके बाद में ये आपकी सनलाइट आ रही है, ठीक है। इसमें भी एक सनलाइट ले आते हैं 24 पे, ठीक है। अब आपको वापस देखना है कि आपका नॉर्मल कहाँ पे है, ये रहा सर, और इसमें ये रहा सर। ये हॉरिजन से 24 डिग्री पे आ रही है। एक एक में तो मैं 20 क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, एक में तो मैं 24। अब देखो 24 आ रहा है हॉरिजन से। अब ये जो सरफेस है, ये प्लेन मिरर है आपका, इसको कितने से घुमाए। अब ये देखो चॉइस पे आ रही होगी तो चॉइस पे जा रही होगी ना। हाँ सर, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंस रे है, ये 24 है। अब वो बोल रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो आपकी हॉरिजॉन्टली जानी चाहिए, तभी तो पैरेलल जाएगी। हॉरिजॉन्टली जाना चाहिए, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे को कितना डिग्री घुमाऊं, मतलब रिफ्लेक्टेड रे को मैं 24 डिग्री कम कर दूं तो पैरेलल चली जाएगी, है ना। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना है, घूमने का एंगल कितना है 24। तो 24 डिग्री दे रखा है। अब हमें पता है प्लेन को हम थीटा घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा घूमती है। इसका मतलब इस रे को मैं यहां पे ले आऊं इस सरफेस पे, है ना। तो ये रे मेरी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी ना। अब ये ऐसे जा रही है, तो येलो से बनाते हैं। ऐसे कब जाएगी, जब ये टू थीटा घूमेगी। इसका मतलब आपका 24 टू थीटा ही दे रखा है। अरे याद है ना, प्लेन मिरर थीटा से घूमता था तो रे कैसे घूमती थी सर, टू थीटा से। इसका मतलब हमें घुमाना कितना है 24। इसका मतलब 24 टू थीटा की वैल्यू दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 डिग्री। इसका मतलब मिरर को 12 डिग्री आप घुमाओगे तो आपकी जो लाइट है वो पैरेलली जाएगी ओरिजिन से। अच्छा अच्छा, आप उल्टा भी तो घुमा सकते हो सर। हम ऐसा क्यों करें, हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि उल्टा घूम गई तो हम इसको, इस रे को, जो इधर वाली बनी है ना, ये जो मेरे ऊपर बन रही है, इसको उधर ले गए तो, मतलब ये इधर ले गए तो उल्टी डायरेक्शन में, आपको इधर दिख रहा होगा, मतलब इधर ले गए तो वापस, मतलब मैं डायग्राम में दिखाता हूँ तुम्हें, इस तरफ ले गए तो, अरे इसको इधर भी तो घुमा सकते हैं ना। ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी, इंसिडेंस रे थी, तो इस रिफ्लेक्टेड रे को हम इधर घुमा दे तो इधर भी घुमा सकते हैं। तो देखो ये 24 था यहाँ पे, और ये भी 24 था, तो 180 में से 24 माइनस करोगे तो ये कितना बच गया आपका सर, ये 180 माइनस 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 156, है ना। तो सर हम 156 इसको भी तो घुमा सकते हैं इधर, वो तो उधर ही घुमा दिए क्लॉकवाइज, 156 ऐसे घुमा दिए तो भी तो पैरेलल चली जाएगी। हाँ, इसका मतलब हम 156 रे को घुमा रहे हैं तो मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा, मतलब ये 256 किसकी वैल्यू दे रहेगा, टू थीटा की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78। तो सर 78 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे आप रे को, मतलब मिरर को, तो भी आप हॉरिजॉन्टली पैरेलल भेज सकते हो। समझ गए। तो दो आंसर हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, ए रे ऑफ द लाइट फ्रॉम द सोर्स एज इंसिडेंस ऑन द फिक्स पॉइंट, ठीक है, a distance 1.5 meter from the source, okay, when the mirror is rotated through a small angle 3.5, okay, 3.5, the spot is found to the move through a distance y on the screen। अच्छा ठीक है, तो देखो एक मिरर था, ठीक है, एक मिरर है जिसको कितना घुमाया गया है
जिसको 3.5 डिग्री घुमाया गया। ठीक, इसके अलावा इसमें वैल्यू दे रखी है। देखो ये किस तरीके का क्वेश्चन है, ऐसा समझो। पहले तो आप यहाँ पे मान लो आपकी एक स्क्रीन है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके की स्क्रीन है। ये तो चलो स्क्रीन ऐसे मान लेते हैं, या फिर मान लो ऐसे, ये स्क्रीन है। तो पहले क्या हो रही थी, लाइट आपकी, आपका सोर्स यहाँ पे था, ठीक है, लाइट सोर्स था ये, और यहां से रे आ रही थी, ऐसे रे आ रही थी और रे जा रही थी, ठीक है। और ये आपका क्या है, मिरर है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। एक पॉइंट सोर्स था, ये कोई भी सोर्स, पॉइंट सोर्स मान लो कहीं पे भी, ठीक है, इस तरीके का पॉइंट सोर्स था आपका, और उसकी वजह से लाइट बन रही थी। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो ये सोर्स आपका यहाँ पे था, ठीक है, ये आपका सोर्स यहाँ पे था। तो खुद की लाइट खुद भी बन रही थी पहले, और ये यहाँ से स्क्रीन की, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो आपको दे रखी है 1.5, ठीक है। अब ये मिरर था आपका, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। अब जैसे ही मिरर को थोड़ा सा रोटेट किया ना, तो ये जो ऐसे गोल कलर की स्क्रीन लगी हुई है, उस पे वो जो डॉट बन रहा था ना, वो ऊपर चला गया। और वो डॉट कितना ऊपर चला गया, वो ऐसे चलेगा स्क्रीन पे, तो वो यहाँ पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे चला गया वो। तो कब, जब इसको हम ऐसे रोटेट किए, और कितना सर, 3.5 डिग्री, तो 3.5 डिग्री इसको रोटेट करने से वो स्पॉट ऊपर चला गया। तो वो स्पॉट कितना ऊपर गया, वही डिस्टेंस बतानी है आपको। तो पहले रे ऐसे आ रही थी और ऐसे जा रही थी, अब रे क्या यहाँ से जा रही है, तो किधर जा रही है, वापस रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जा रही होगी, क्योंकि रे जैसे मिरर आपने घुमाया तो रे ऊपर घूम गई, है ना। हाँ, तो अब वो कितना कितना डिस्टेंस आ रहा होगा, तो आप खुद सोचो। पहले रिफ्लेक्टेड एंगल कितना था, 0 था। अब कितना, मिरर को 3 पॉइंट घुमाया तो रे कितना घूम गई होगी, मिरर को आपने 3.5 से घुमाया तो रे कितने से घूम जाती है सर, डबल से। तो इसका डबल कितना हो गया, 3.5 का डबल 7, तो 7 डिग्री घूम गया होगा वो। इसका मतलब यहाँ पे 7 डिग्री आ रहा होगा। तो अब तो ये सिंपल मैथमेटिक का क्वेश्चन हो गया कि सर पी निकालना है, बी दे रखा है, एंगल दे रखा है, थीटा दे रखा है, बी दे रखा है, पी दे रखा है, तो टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी सर। तो टेन कितना है सर, टेन है 7 डिग्री, छोटा ही एंगल है। बी क्या है सर, वाई है, और बी क्या है 1.5 है। तो क्या वाई तुम लिख सकते हो यहाँ से, सर वाई लिखेंगे हम 1.5 इंटू टेन 7 डिग्री, है ना। हाँ सर, तो 1.5 इंटू 7 डिग्री का मतलब आप लिख सकते हो, डिग्री में मत लिखना, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करो। जब स्मॉल एंगल है तो टेन थीटा, जब स्मॉल होता है तो थीटा लिख देते हैं, याद हो तो तुम्हें, है ना। हाँ सर, स्मॉल एंगल होता है तो थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा को थीटा लिख देते हैं, और कोस थीटा को 1 लिख देते हैं। सही बात है। तो 7, टेन 7 को क्या लिखोगे बताओ, टेन 7 को लिखोगे सर, 10 7 को लिखोगे आप 7 डिग्री, लेकिन डिग्री में नहीं लिखना हमें, 7 इंटू पाई अपॉन 180 लिखना पड़ेगा हमें। डिग्री को रेडियन में कर्व के लिखना पड़ेगा हमें, है ना, डायरेक्ट मत लिखना, कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो यहां से जाके हमारा आंसर आएगा सर, जो भी आएगा अब आपका, इसको करना है आपको सॉल्व, ओके। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, समझ गए। हाँ सर, इस तरीके से करने होते हैं। तो स्मॉल एंगल का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलो आगे, अब आता है आपका फील्ड व्यू। फील्ड व्यू, फील्ड का व्यू कैसे होता है सर, ये फील्ड का व्यू, आओ समझाता हूं। मान लो आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है, तो ये एक तरह से वो रीजन जहां पे आपकी इमेज दिखाई दे सकती है, जिस रीजन में आपको इमेज दिखाई दे सकती है। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन में देखें तो, ऑब्जर्वर मस्ट बी प्रेजेंट इन द ऑर्डर ऑफ द व्यू ऑफ द इमेज। ऐसे नहीं समझोगे, मान लो तुम्हें किसी की इमेज देखनी है ना, तो उस
का उस इमेज उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा, उस इमेज का एक फील्ड होगा, और यदि आप उस फील्ड के अंदर उसको देख रहे हो ना तो आपको दिख जाएगा। कई बार होता है ना, हम मिरर में ना रूम की काफी सारी चीजें देख रहे होते हैं, है ना, तो इसका मतलब एक जगह बैठ के ना काफी सारी चीजें देख रहे होंगे आप, है ना, या फिर आप ना आसपास से घूमोगे तो भी वो चीजें दिख रही होती है। इसका मतलब आप उसके उसकी ऑब्जेक्ट के इमेज की फील्ड एक उस फील्ड के अंदर हो आप, जिसमें आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो वो कैसा पता करोगे? ठीक है, आओ मैं बताता हूँ कैसे पता करना है आपको। तो देखो, आपको कभी भी फील्ड व्यू बनाना है ना, लॉजिक से ध्यान रखना, कभी भी फील्ड व्यू बनाना है ना तो हमेशा रे कहां से निकलती है? हमेशा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से हमेशा रे निकलती है, जाती कहां पर है? ऑब्जर्वर की आंख पे, या फिर जहां पे भी। अब फील्ड व्यू बनाने के लिए ऑब्जर्वर की आंख पे नहीं भेजना, वो तो इमेज बनाने के लिए करते थे हम। भेजना कहां पर है? इसका फील्ड व्यू चाहिए ना तुम्हें, एफओवी बोलते हैं इसको। तो एफओवी चाहिए, मतलब फील्ड ऑफ व्यू चाहिए आपको। तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट से रे निकालोगे, और जो भी मिरर है ना, हो सकता है छोटा हो बड़ा हो जितना भी हो, उसकी फर्स्ट रे और लास्ट रे बना दो। कैसे? मतलब मान लो आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और मैं चाहता हूं यहां पे कि इसका इस तरीके का एक मिरर दे रखा है यहां पे, और आपका ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है। ऑब्जर्वर अलग जगह खड़ा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं देखना चाहता हूं कि इसकी इमेज इसको दिख रही है नहीं दिख रही, तो कैसे बनाएंगे? तो इस ऑब्जेक्ट से रे निकालो, फर्स्ट रे मिरर के फर्स्ट एंड पे डाल दो, स्टार्टिंग एंड पे, ठीक है। डाल दिए सर, यहां से जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जाएगी, हाँ सर जाएगी। तो इतने एंगल, छोटा सा एंगल बन रहा होगा, मतलब ये चला गया। और इसकी लास्ट पे भेजो, तो लास्ट पे सर थोड़ा बड़ा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये देखो आई बराबर आर, यहाँ पे बना के देखोगे ना आप ऐसे, है ना, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर बड़ा बड़ा बन रहा है ये। यहाँ पे जैसे बना दिया ना हमने आई बराबर आर, छोटा सा एंगल, तो नीचे में ना थोड़ा आई ज्यादा आ रहा है, तो आर भी आपका ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका आर आ गया। अब ये फर्स्ट रे और लास्ट रे क्यों बनवाया मैं? क्योंकि ये फील्ड का आपको दिखा देगा व्यू, मतलब इमेज तो बनेगी, इमेज तो बनेगी कहीं ना कहीं जाके पीछे बढ़ाओगे ना, तो इमेज तो बन ही जाएगी उसकी, वो तो इमेज बनेगी आपकी, ठीक है। बट आपका एक तरह से ये इमेज बन गई आपकी। अब जो आप ये देख रहे हो ना, ये फर्स्ट रे लास्ट रे, मतलब ये आपका एफओ व्यू है, एफओवी यही है। एफओवी मतलब ये है फील्ड ऑफ व्यू आपका, मतलब इसमें यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, ऑब्जर्वर कहां पे भी होगा ना तो इसकी इमेज दिखेगी इसको, समझे? वो जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज उसको दिखेगी, बट वो यहां पे होगा ना, इस ए पे दिखेगा ना तो नहीं दिखेगा। ऑब्जर्वर आपका ए पे हुआ तो नहीं दिखेगा, बी पे हुआ तो चांस है कि दिख सकता है, बट सी पे, डी पे, ई पे, कहीं पे भी होगा ना वो, तो आपको दिख जाएगा ऑब्जर्वर कहीं पे भी हो, क्योंकि उसके एफ ओ व्यू में आ गया, वो फील्ड ऑफ व्यू में आ गया। समझ गए? तो काम क्या करना है आपको? जो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज निकालनी है, कहां भेजनी है? जो मिरर है उसके फर्स्ट एंड और लास्ट एंड पर, फिर वहां पे छोटा सा एंगल बना दो, देख लो कितने एंगल पे आ रही है, उसके परपेंडिकुलर बना लो आई आर, तो जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे वापस भेज दो उसको, और उधर भी ऊपर ऐसे करो, जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे वापस भेज दो, तो जहां पे जा रही होगी ना रिफ्लेक्टेड रे वो ही आपका एफओ व्यू है। समझ गए? यस सर, समझ गए सर हम। चलो ठीक है, तो इस इसके लिए देखो, इसके लिए पूछ रहा है वो कि indicate the region which observe the must be present in the order of view of the image, okay। तो इस ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देखो, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आपको रे बनानी है, मतलब एफओवी बनाना है कि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा रहे कि उसको इमेज दिखे। आ जाओ, अभी मैंने क्या आइडिया दिया तुम्हें कि उससे रे निकालो, फर्स्ट एंड और लास्ट एंड पे भेज दो, ठीक है, तो आपको एफओवी पता चल जाएगा, मतलब आप यहाँ पे भेज दो और
यहाँ पे भेजोगे तो किधर जाएगी सर, जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे भेज देंगे हम, ये लो सर, ऐसे चली जाएगी। और दूसरा सर, दूसरा इधर बन रहा होगा, है ना, तो सर जितने एंगल पे आई है यहाँ पे थोड़ा एंगल ज्यादा है थोड़ा, तो इतने एंगल पे वापस भेज दो सर, है ना। तो ये इसका एफ ओ वी है, फील्ड ऑफ व्यू, समझ गए क्या? यस सर, ये इसका एफ ओ व्यू है। तो इसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहेगा, इसमें ऑब्जर्वर रहेगा ना, ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्वर यहां पे रहेगा तो नहीं दिखेगा, यहां पे रहेगा तो दिख जाएगा, यहां पे कहीं पे भी रहो, समझ गए? यस सर। इसकी इमेज कहां बनेगी सर, पीछे बढ़ा दो, कहीं ना कहीं तो कट कर रही होगी ये रे। और प्लेन मिरर है, देखो इतनी जितनी डिस्टेंस पे है ना उतनी डिस्टेंस पे मिलेगा ये ए डैश यहाँ पे मिल रही होगी इसकी इमेज। ओके, इमेज इमेज तो तुम बना लोगे, मैंने एक्सटेंडेड बताया था, आप मतलब ये मिरर को एक्सटेंड कर लो, पीछे देख लो, यहाँ पे मान लो कि मिरर है, तो इतनी डिस्टेंस पे ये जाके बन रहा होगा, इक्वल डिस्टेंस पे जाके इमेज बन रही होती है, ठीक है। बाकी वो आपसे ये पूछा था कि इसका ड्रॉ करो, समझ गए? यस सर, समझ गए सर। नेक्स्ट देखो, ए पॉइंट सोर्स एस है, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ एल इन द फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द मिरर, ओके। ठीक है, एक मिरर बनाओ पहले, और एल लेंथ का, और उसके सेंटर पे रख दो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके सेंटर पे, मतलब सेंटर वाली, सेंटर के बीच में, लगभग सेंटर पे L/2 डिस्टेंस पर, कितने पे रख दिया हमने इसको, एक पॉइंट सोर्स को रख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, ए मैन वॉक इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर ऐसे है, मतलब ऐसे मान लो, ऐसे मिरर है, और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया आपका, एल लेंथ का है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और इंसान क्या कर रहा है, पैरेलली पैरेलल टू द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 फ्रॉम द शॉन इन द फिगर, ठीक है। अच्छा, इसका फिगर दे रखा है, एक मिनट रुको, मैं इसका फिगर बनाता हूँ। अब देखो ये है इसका इस मिरर का, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो ये एक आदमी है, यहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए, इसके ये कितनी दूर तक देखता रहेगा, ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स, तो वो कितनी डिस्टेंस तक उसको दिखती रहेगी, ठीक है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है वो। तो आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो देखो इसका सबसे पहले तो फील्ड व्यू बनाओ कि फील्ड व्यू कहाँ से कहाँ तक का है, वही तो बता पाएगा। तो देखो ये एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इधर भी एल डिस्टेंस पे है, तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, वो भी तो एल डिस्टेंस पे बनेगी, हाँ सर, ये इसकी इमेज बन रही होगी। अच्छा, इसका सोर्स या तो इमेज बना लो, इमेज बना के फर्स्ट एंड सेकंड एंड से भेज दो, ऐसे रेज भेज दो, अपने आप पता चल जाएगा। या मैंने तरीका बताया कि ऑब्जेक्ट से रेज निकालो, फर्स्ट एंड और लास्ट एंड पे भेजो, उसके बाद में वहां से आई बना के वैसे भेज दो। या फिर सबसे पहले काम करो, आप जो सोर्स है ना उसकी इमेज बना लो। अब वो कैसे बनाओगे, अरे प्लेन मिरर में तो उतनी दूर पे जाके बना दो वैसी की वैसी इमेज, फिर उस इमेज से रे रिफ्लेक्ट करवा दो फर्स्ट एंड और लास्ट एंड से। मतलब इसकी देखो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको कि पहले इस सोर्स की क्या बनाया हमने, इमेज बना दी, ठीक है। इमेज बनाने के बाद में आप क्या करो कि यहां से ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, ऐसे, और यहां पे एक लाइन ऐसे खींच दो, समझ गए क्या? हाँ सर, इसका मतलब ये कौन सी लाइन है सर, ये वही लाइन है जो आप पहले बता रहे थे अभी ऐसे, ठीक है, जो मैं बता रहा था ना ऐसे, भाई हाँ, ये लाइनें गई ऐसे, और फिर आप एंगल एंगल बना के ऐसे भेज दो, है ना, ऐसे भेज दोगे आप। तो ये, तो वो ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, वो ये वाले डिस्टेंस पूछ रहा है, ये एक्स। तो ये कैसे निकालोगे,
ये देखो यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा होगा तुम्हें, सिमिलर ट्राइंगल की वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम। दिख रहा है तुम्हें दो ट्राइंगल, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल के साथ, मतलब ऐसे देखो, ये वाला एक ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। कैसे? इस वाले ट्राइंगल की प्रॉपर्टी इस बड़े वाले ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में लगा सकते हो, है ना? कैसे? सर दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, 3l। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 3l, 2l और l 3l हो जाएगी। हाँ सर, लगा तो सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ आपको पता है, ये l है तो ये भी l है, ये l है तो ये 3l हो गई। कैसे? ये देखो 2l और ऊपर वाली l, है ना? अरे यार भाई, नालायक हो जाता है श्री। ये 3l हो गया। अब ये वाली डिस्टेंस x है, और ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? छोटे वाले ट्रायंगल में बेस उसका l है और उसका x है। परपेंडिकुलर हाइट, ये सर ये इसकी l है और इसकी 3l है, बड़े वाले ट्रायंगल की। दिख रहा है ना बड़े वाले ट्रायंगल में? अरे हाँ सर दिख गया सर, बच्चे नहीं है हम, दिख गया सर, दिख गया, ये 3l हो गई आपकी, है ना? और इस छोटे वाले ट्रायंगल में सर ये l होगी इसकी, है ना? ठीक है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल में आप रख सकते हो। क्या रखोगे सर? l/3l इक्वल टू l/x, l/x। तो आप l से कट गया, तो x इक्वल टू क्या आया सर? 3l। मतलब 3l तक वो उसको दिखता रहेगा। ओके, समझ गए क्या? यस सर, समझ गए सर। चलो अब इसके आगे का कल करेंगे, ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क, ठीक है? अब वही मिरर में वेलोसिटी वगैरह का करेंगे, और फिर कर्व मिरर के बारे में कल बात करेंगे। ओके, चलो आज यहाँ तक ही करते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए बने रहना, और ये वीडियो शेयर भी करना सभी जगह। ओके, चलो।